मैं क्यों लिखता हूँ? जब लेखक के मन में ये सवाल पनप जाए कि मैं लिखता क्यों हूँ, उसके लिखने का मकसद क्या है। एक लेखक के पास बहुत ही बेहद अच्छी शैली होती है लिखने की, जिससे वो समाज के जीवंत मुद्दों पर लिख सकता है, जिससे वो समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी लिख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो लिखता क्यों है। ऐसा कौन सा दबाव है जिसके कारण उसे लिखना पड़ता है। अब बात यह भी है कि उसे लिखना पड़ता है या लिखने में उसे अब खुशी मिलती है, या आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है, या ख्याति प्राप्त करने के लिए लिखता है। लिखने के जवाब कई हो सकते हैं, लिखने के दबाव भी हो सकते हैं, आंतरिक दबाव भी हो सकता है, बाहरी दबाव भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृतिका से पाठ नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ, जिसको अज्ञे ने लिखा है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एक बेहद ही अच्छी शैली में अच्छे मुद्दे को दर्शाते हुए अज्ञे ने इसमें लिखा है, इस सवाल का जवाब भी लिखा है और उस मुद्दे की भी बात की है जिसने जो मानव इतिहास का सबसे सर्वनाशकारी मुद्दा था। आगे चलो पढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ? यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है। खुद ही कह रहा है, खुद ही पूछ रहे हैं मैं क्यों लिखता हूँ। उसका मन उससे पूछ रहा है कि मैं लिखता क्यों हूँ, क्या कारण है जिसकी वजह से मैं लिखता हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये जो सवाल है, मेरे मन द्वारा जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि मैं लिखता क्यों हूँ, इसका जवाब भी आसान पड़ता है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी भी है, उन मुद्दों को स्पर्श करना जरूरी भी है जिसके लिए दूसरों को जानना बहुत उपयोगी हो। मैं क्यों लिखता हूँ, इसका एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर विवशता को पहचानता है, उनके अंदर जो विवशता है कि वो लिखता क्यों है, किस लिए उसे लिखना पड़ता है, उसको पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी इस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। कृति एक कलाकार की सबसे बड़ी कृति। अगर कोई मूर्तिकार है, जब वो मूर्ति को गढ़े, उसके मन में आने वाले विचारों को बहुत ही आंतरिक मन तक, दिल की गहराई तक महसूस करके उस मूर्ति को बनाए, तो वो सबसे उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाएगी, उसकी कला का सबसे नायाब नमूना माना जाएगा। ऐसे ही लेखक है जिसके अंदर दिल की गहराइयों से निकलने वाले विचार, चाहे वो समाज के ज्वलंत मुद्दों पर हों या समाज के बहुत बेहद उत्तेजित करने वाले मुद्दों पर हों, उन पर सच्चाई को लिखना लेखक की कृति हो सकती है। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी लेखक कृतिकार भी नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो समाज के मुद्दों पर ही लिखें।
जरूरी नहीं है कि वो समाज के हित के लिए ही लिखें। ना उनका सब लेखन ही कृति होता है। सब कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। जब लेखक प्रसिद्ध हो जाए, लेखक मशहूर हो जाए, लेखक के लिखने की ताकत इतनी हो कि लोग उसकी लेख को पढ़ने के लिए उतावले हो जाएं, क्योंकि जब ये जुनून लेखक को मिले कि लोग मेरा लेख पढ़ने के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा लेख छपे और लोग पढ़ें, ख्याति का जुनून जब उसके सर पर सवार हो जाए, तो कुछ लोग इस व्यवस्था से भी लिखते हैं। संपादकों के आग्रह से। कुछ लेखक ऐसे हैं जिनको संपादक बार बार कहते हैं कि आप लिखो, उनकी विनती उनसे विनती करते हैं कि आप लिखिए। प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, या कुछ लेखक इसलिए भी लिखते हैं कि उनको कुछ पैसों की प्राप्ति हो जाए, उनकी कमाई हो सके। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है। लेकिन एक जो कृतिकार होता है वो अपने सामने ईमानदारी से ये फर्क बनाकर रखता है कि उसकी कौन सी ऐसी कृति है जिसकी प्रेरणा उसके अंदर से उसे मिली थी, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का, और उसे ये भी पता होता है कि कौन सा लेख उसने बाहरी दबाव के कारण लिखा था, संपादकों के आग्रह से लिखा था, या प्रकाशक के तकाजे से लिखा था, या पैसे कमाने के लिए लिखा था। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्ति बन जाता है। भीतरी उन्मेष का निमित्ति बन जाता है। निमित्ति होता है कारण, कि अंदर का जो प्रकाश है उसका कारण बन जाता है बाहरी दबाव। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। ये कहते हैं कि कुछ कृतिकार इतने आलसी होते हैं कि जब तक उन पर दबाव न बनाया जाए तब तक वो लिखते ही नहीं हैं। जब तक उनको धकेला ना जाए तब तक वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वो ये कहते हैं, अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात ये कि लेखक जब अपनी मर्जी से लिखे, जब उसके मन की अंदर की प्रेरणा उसे लिखने के लिए प्रेरित करे, समाज के किसी मुद्दे को देखकर उसके अंदर जागे हुए रोष को इस तरह से दिखाए कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो जाए, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लोगों के सामने सच आ जाए, उसकी इन सब चीज़ों के लिए उसके मन से उसे प्रेरणा मिले। ये है आंतरिक प्रेरणा। यानी ऐसे है मानो उसकी आंख अपने आप खुल गई। और कुछ बाहरी दबाव, जिन मुद्दों को उसने देखा, देखकर भी अनदेखा कर दिया। हालांकि वो उस पर बहुत अच्छा लिख सकता है, लेकिन उसके अंदर लिखने की प्रेरणा नहीं आ रही। ऐसे में कोई आकर कहे कि तुम तो लेखक हो, इस मुद्दे को क्यों नहीं लिखते हो, इस मुद्दे पर क्यों नहीं लिखते हो, ये समाज के लिए बेहद ज़रूरी मुद्दा है, इसके लिए आपको लिखना चाहिए। तो ऐसी जो वो बाहरी दबाव है वो है अलार्म का बजना। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कृतिकार अलार्म के सहारे ही रहे।
जिसके भौतिक यथार्थ के साथ उनका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। ये आगे एक ऐसा लेखक है कि ये जाग जाता है, इसे सामाजिक मुद्दों का पता लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर इनको कोई जगा दे, कोई इनको दबाव बनाए कि आप लिखो, तो उसका भी ये बुरा नहीं मानते हैं। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े। आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे, जिससे वहाँ के लोगों का बहुत बड़े स्तर पर जनसंहार हुआ था, बहुत बड़ी बर्बादी हुई थी। तो उसके समाचार लेखक ने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ता रहा। उसके जो अपोजिट प्रभाव थे, उसके पार्टिकुलर्स को भी उसने पढ़ा, उसकी डिटेल्स को उसने पढ़ा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। विज्ञान का आविष्कार हुआ क्यों, विज्ञान इतना फला फूला क्यों? ताकि वो मानव के लिए सुख समृद्धि ला सके, मानव के लिए सुविधाएं ला सके। अब ये नहीं था विज्ञान का प्रयोग करना, विज्ञान को अस्तित्व में लाना इसलिए नहीं था कि हम विज्ञान के दास बन जाएं और विज्ञान के गुलाम बनकर हम इंसान के दुश्मन हो जाएं। पहले की अगर हम तुलना करें, जब कोई इंसान जंगल में जाता था तो उसकी एक सोच होती थी कि उसे जंगल में कोई इंसान मिल जाए ताकि उसे पशु पक्षियों का, पशुओं का, जंगल में रहने वाले खतरनाक पशुओं का उसे डर ना हो। लेकिन आज एक इंसान जंगल में ये कामना करता है कि उसकी भेंट किसी इंसान से ना हो, जानवर से बेशक हो जाए। जानवर से शायद वो बच जाएगा, लेकिन इंसान से उसका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान ही है। किसी भी जानवर को मारने के लिए हम किसी भी हथियार से मार सकते हैं, अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। एक शेर को भी हम गोली से मार सकते हैं, एक हाथी को भी हम गोली से मार सकते हैं, लेकिन इंसानों को मारने के लिए परमाणु बम का यूज किया जाता है। परमाणु इतना विनाशकारी बम होता है कि पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म कर देता है। तो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन हुआ? इंसान हुआ। इंसान को मारने के लिए हम परमाणु बम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो उस विज्ञान की बात कर रहा है। उस विज्ञान का आविष्कार ही इसलिए हुआ कि लोगों को सुविधाएं दी जा सके, लोगों के सुख समृद्धि का साधन बन सके। लेकिन यहाँ तो विज्ञान का दुरुपयोग होने लगा, विज्ञान इंसान के हित ध्वंस करने लगा है। तो विज्ञान का दुरुपयोग आप समझ सकते हैं, उस प्रेरणा को समझ सकते हैं कि वो प्रेरणा उसके अंदर कहाँ से आई थी। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था।
ये क्या था? अमेरिका ने क्या किया? विज्ञान का दुरुपयोग किया। अब उस दुरुपयोग से बहुत बड़े स्तर पर जनसंहार हुआ। जनसंहार को देखकर मेरी बुद्धि के अंदर विद्रोह होना ही था। मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यह युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते हैं, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, उसको महसूस करना गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। इस तरह से इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। मानो उस घटना को मैंने महसूस कर लिया। ऐसा लगा मानो वो घटना मेरे साथ हुई होगी। मानो उस पत्थर के साथ मैं खड़ा था जब रेडियोधर्मी किरणें आई और मुझे उस पत्थर के साथ चिपका कर ले गई। मेरी आकृति को चिपका दिया, मुझे भाप के समान उसने उड़ा दिया। ऐसा मैंने महसूस किया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मैं खुद उसकी खुराक बन गया। इसी में से वह व्यवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। मेरे सामने वो सच है जिसको मैंने महसूस किया है, जिसको मैंने अपने आप से जोड़ कर देखा है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। और इसी के साथ उसे उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि मैं लिखता क्यों हूँ, उसके लिखने का कारण क्या है। सही मायनों में एक लेखक की पहचान ही यही है कि एक लेखक समाज के उन भद्दे, उन गंदी कुरीतियों को उखाड़ कर फेंके
लोगों को उन गंदी कृतियों के प्रति जागरूक करे, उनको एक आईना दिखाए, वही सच्चे मायने में एक लेखक होता है और इसीलिए उसको लिखना भी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी नए नए वीडियोस मिलते रहें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।